हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जो लोग पहले फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं उनको तो बैकग्राउंड पता होगा। इट इज़ वेरी पॉसिबल कि यूट्यूब ने सबसे पहले आपको इसी वीडियो को सजेस्ट किया। जो लोग पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बैकग्राउंड बता दूं। हम इंटरनेशनल रिलेशंस डिस्कस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशियन रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो रीज़न बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे की टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ये साउथ ईस्ट एशिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एशिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में जो रीजन होता है उसको साउथ ईस्ट एशियन नेशन बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन में जो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि आसियान समिट जो 26 से लेकर 28 तक हो रहा था, उसी बीच एक और समिट होता है, ईस्ट एशिया समिट। ये 20th ईस्ट एशिया समिट था, 20th ईस्ट एशिया समिट। इसमें क्या हुआ, इसको पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर गए हुए थे। और यहाँ पे जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं उसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये था कि 2015 में एज अ फॉरेन पॉलिसी एक सागर नाम का पॉलिसी लॉन्च किया गया था। सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन था सागर। ये 2015 में स्टार्ट किया गया था। इसमें श्रीलंका को मोस्टली टारगेट किया गया था, मॉरिशस, क्योंकि ये इंडियन ओशियन रीजन को कवर करता था। इंडियन ओशियन रीजन में जो भी डेवलपमेंट्स हैं, कनेक्टिविटी है या नेवल एक्सरसाइजेज हैं, उसके लिए सागर को लॉन्च किया गया था। इस समिट में 20th ईस्ट एशिया समिट में इसको अपग्रेड किया गया है एज महासागर। महासागर का मतलब है म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एसोसिएशन। ठीक है, म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर ऑल इन द रीजन, उस साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। तो ये जो पॉलिसी है ये इंडो पैसिफिक ये महासागर को टारगेट करेगा। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको टारगेट करेगा। नाम से भी पता चल रहा है कि सागर से अपग्रेडेड है। सागर इज अबाउट ओशन और ये पूरा एक महासागर को कवर कर रहा है। ठीक है, अब इस समिट में क्या क्या हुआ, 2026 को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि दिस विल बी द ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड आसियान कंट्रीज। अब ये मैरीटाइम कोऑपरेशन क्या है, तो इसके बीच में जो ज्वाइंट इंडिया और आसियान कंट्रीज है इनके बीच में ज्वाइंट नेवल ऑपरेशंस होंगे, या फिर जो पोर्ट कनेक्टिविटी है उसके लिए प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च किए जाएंगे वहाँ पे कोऑपरेशन होगा, या फिर ब्लू वाटर इकोनॉमी में जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे उसके ऊपर इंडिया और आसियान एक साथ काम करेंगे। कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो इंडिया और आसियान के बीच में कनेक्टिविटी क्या है, तो अभी एक मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है जो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को कनेक्ट करेगा। इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे बनाया जा रहा है जो इंडिया और आसियान को जोड़ेगा बाई लैंड। ठीक है, दूसरा एक एनर्जी कोऑपरेशन का प्रोजेक्ट है, पावर ग्रिड का। ये भी तो ये दो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, आसियान का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, आसियान का क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। तो अभी जो इंडिया यूएस ट्रेड वॉर कहिए या फिर टेंशन कहिए, ये जो चल रहा था इसके बीच में सबसे बड़ा जो क्रूशियल पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया का जो डिपेंडेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट पे या फिर वहाँ की इंडस्ट्रीज़ पे, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए आसियान का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंडिया और आसियान की पार्टनरशिप ट्रेड के मामले में भी बहुत ज़रूरी है। इंडिया और यूएस का जो ट्रेड जो टैरिफ टेंशन चल रहा था, इसको वॉर नहीं कह सकते हैं। इंडिया और यूएस और चाइना के बीच में जो चल रहा था उसको हम टैरिफ वॉर ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन इंडिया और यूएस के बीच में टैरिफ वॉर नहीं चल रहा था। ये एक टेंशन था, टैरिफ हाइक किया गया था यूएस के द्वारा। तो इंडिया और यूएस के बीच में जो सिचुएशन था उसके पीछे का वजह क्या था, सबसे प्राइमरी रीज़न था कि ट्रेड डेफिसिट जो इंडिया चार्ज कर रहा था यूएस के प्रोडक्ट्स पे वो 52% का टैक्स था, लेकिन जो यूएस है वो 26% ही चार्ज कर रहा था। तो उसको बैलेंस करने के लिए अप्रैल में जो अनाउंस किया गया था, 2 अप्रैल को मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस किया था
कि अब इक्वल जैसे 52% इंडिया चार्ज कर रहा है तो यूएस भी 52% चार्ज करेगा। लेकिन फिर बाद में उसको, तो पहले 26% था, बाद में उसको एक्स्ट्रा जो 26% और लगाया गया 52% इक्वल करने के लिए, उसको बाद में कम करके 25% कर दिया गया था। अब ये 25% को अगर हम ब्रेक करें तो ये दो टाइप का टैरिफ है। इसमें 15% जो था ये रेसिप्रोकल टैरिफ था। 15% रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब इंडिया जितना चार्ज कर रहा है उसको बैलेंस करने के लिए, ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए यूएस भी एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। और 10% का था ये बेस लाइन टैरिफ था, मतलब जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स के पार्टनर्स हैं उन सब के ऊपर 10% हाइक किया जाएगा टैरिफ का। तो ये दो टर्म है, रेसिप्रोकल टैरिफ और बेस लाइन टैरिफ। ठीक है, उसके बाद 25% का पेनल्टी लगाया गया था इंडिया पे। पेनल्टी क्यों लगाया गया था? क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, जो कि यूएस को पसंद नहीं है। यूएस चाहता है कि बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाए जो रशियन ऑयल है, लेकिन इंडिया के इंटरेस्ट में ये ज़रूरी है क्योंकि सस्ते दाम पे रशिया से ऑयल मिल रहा है और रशिया और इंडिया का रिलेशन बहुत पुराना है, डिफेंस रिलेशन भी रहा है। तो ये मेन क्रूशियल पॉइंट था ट्रेड डेफिसिट को एड्रेस करना। दूसरा रीज़न ये था कि इंडिया का जो मार्केट है उसको एक्सेस करना चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स। और इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री लेवल आउटलुक दिया जा रहा है और डेवलप किया जा रहा है। अगर अभी इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके बड़ी कंपनीज को आने दिया जाएगा तो फिर ये दोबारा से जो ये फेज़ आया है ग्रोथ का, ये दोबारा से रुक जाएगा। तो इसलिए इंडिया को प्रोटेक्ट करना है अपनी कंपनीज को भी, और इसीलिए ये टेंशन्स हो रहे हैं इंडिया और यूएस के बीच में। अब ये टैरिफ जो लगाया गया था 50% का हाइक किया गया था, ये सारे प्रोडक्ट्स पे नहीं किया गया था। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स है, इन सब के ऊपर नहीं लगाया गया था क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में इन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे यहाँ से जो दवाइयाँ जाती हैं सस्ते दाम पे, वो यूएस में ज़रूरत है उनकी, या फिर सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स जाता है वो वहाँ के बड़े बड़े कंपनीज जैसे एनवीडिया, उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। फिर तो मतलब जो उनको ज़रूरी है उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिसमें यूएस कैपेबल है उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है। तो ये लोग बहुत चालाकी कर रहे हैं। ऐसा एक और एग्जाम्पल है चाबहार पोर्ट जो ईरान में है। जब तक यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में था तब तक इंडिया को वेवर मिला हुआ था, वहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं दिया जाता था, कोई सैंक्शन नहीं था। लेकिन अब वहाँ से यूनाइटेड स्टेट ख़त्म हो गया है, उसका इन्फ्लुएंस हट गया है, तो अब दोबारा से वहाँ पे सैंक्शंस और टैरिफ की बात चल रही है। अभी 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है, फिर आगे जैसा भी ट्रेड डील होगा इंडिया और यूएस के बीच में उसके ऊपर उसको डिसाइड किया जाएगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा से अपने इंटरेस्ट में काम करता आया है। हम अगले पार्ट में जब साउथ कोरिया की बात करेंगे उस वक्त भी इस चीज़ को बहुत प्रोमिनेंटली मैं आपको बताऊंगा कैसे यूनाइटेड स्टेट्स जो पावर गेम है उसको प्लान करता है, और मतलब दिखता भी नहीं है मार्केट में कि किस तरह से जो गेम पीछे का पावर गेम चल रहा है वो एक्चुअली बड़े पावर कंट्रीज़ के बीच में होता है। और ये दिखता है कि छोटे कंट्रीज़ जो हैं जो उतने स्ट्रांग नहीं हैं वो एज अ पपेट ओनली दे आर इन्वॉल्व इन दिस गेम। तो इंडिया और यूएस के बारे में हम बात कर ली, अब बात करते हैं चाइना और यूएस के बारे में। तो चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा था उसमें सबसे मेन पॉइंट ये था कि चाइना बहुत चीप प्रोडक्ट्स बनाता है जो सस्ते दामों पे मिलते हैं। इंडिया में भी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, सेक्टर्स हैं, जैसे एमएसएमई सेक्टर है, ये एक तरह से डिस्ट्रॉय हुआ है, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के लिए ही डिस्ट्रॉय हुआ है। इंडिया में आप बच्चों का खिलौना जो बिकता है आप देखते हैं सब कुछ चाइना से आता है, या फिर जो भगवान की मूर्तियाँ होती हैं वो सब चाइनीज़ प्रोडक्ट है। तो इस तरह से जिस तरह इंडिया के इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के द्वारा, ऐसा कुछ यूएस में ना हो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये कदम था। और दूसरा कि जो ट्रेड इम्बैलेंस था वो बहुत ज़्यादा था। जो का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो लगभग पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अगर देखें तो 35% अराउंड जितना भी पूरे दुनिया में मैन्युफैक्चर होता है उसका 35% सिर्फ चाइना अकेला प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है। तो बहुत बड़ा शेयर जो है वो
यूएस के मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है चाइना के द्वारा। तो इस तरह से जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा था। उसको काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए यूएस ने उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, फिर पेनल्टी भी लगाया। वो 100% का, हमारे यहाँ तो 50% लगा है, उनके ऊपर 100% का टैरिफ लग गया था, जो कि 1 नवंबर से अभी स्टार्ट होने वाला था। लेकिन फिर बुसान में, साउथ कोरिया में शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच में मीटिंग हुआ, तो उसके बाद फिर इसको हटा दिया गया। तो अब जो सिचुएशन है वो एज यूजुअल है, जैसा पहले हो रहा था उसी तरह होगा। दूसरा एक पॉइंट था, ट्रेड डेफिसिट की बात की मैंने, उसके बाद फिर जो चीप प्रोडक्ट्स दिए जाते थे उसके बारे में बात किया। एक केमिकल था, थर्ड पॉइंट है ये, फेंटालिन नाम से, फेंटालिन। इसके पहले भी जो करंट अफेयर का सेशन मैंने लिया है उसमें भी बताया है इस बारे में। फेंटालिन जो यूएस तक चाइना से जाता था, इससे बनता है ओपोइड, और इसका इस्तेमाल होता है मेडिसिन सेक्टर में। ये एक तरह से पेन रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर इसको ड्रग्स की तरह इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है। लगभग हेरोइन से अगर कंपेयर किया जाए तो 50 गुना ज़्यादा इसका असर होता है, और इसके ओवरडोज से अमेरिका में यूथ लोगों की जान जा रही थी। तो इसको भी रोकना ज़रूरी था यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, तो इसलिए इसके ऊपर भी टैक्स लगाया गया, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना के अगेंस्ट में ये टैरिफ वॉर स्टार्ट किया। अब इसको काउंटर करते हुए चाइना ने भी कुछ स्टेप्स लिए। चाइना ने क्या क्या किया, तो इन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, इसको रोक दिया। अब रेयर अर्थ मिनरल्स जो वहाँ का, इंडिया तो बहुत कम प्रोड्यूस करता है क्योंकि इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है एक्सट्रैक्ट करने का, लेकिन चाइना बहुत सुपीरियर है इस मामले में। और जो वर्ल्ड में रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोवाइड करवाया जाता है उसका मेजर पार्ट है वो चाइना से एक्सपोर्ट होता है। तो अगर चाइना इस चीज़ को रोक देता है तो यूएस की जो टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट होंगी। तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट यूएस के लिए यही था कि चाइना ने इसको रोक दिया था, इसके एक्सपोर्ट को। अब इसको सॉल्व करने के लिए ही फिर यूनाइटेड स्टेट्स मजबूर हुआ, और 6 साल के बाद पहली बार शी जिनपिंग से मिलने के लिए ट्रंप का मीटिंग रखा गया वहाँ पे बुसान में। और यहाँ पे फिर एज यूजुअल, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो पहले सिचुएशन चल रहा था उसी बेसिस पे अब दोबारा से टैक्स रिवीजन हो गया है। लेकिन ये पावर इंडिया के पास नहीं, इंडियन मार्केट के पास नहीं, क्योंकि इंडिया में ऐसा कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया जाता है जो यूएस में नहीं किया जाता है। अगर इंडिया टैरिफ लगाएगा यूएस पे एक्स्ट्रा काउंटर में, तो जो रिएक्शन होगा उसको फिर हैंडल करने के लिए इंडिया का इकोनॉमी तैयार नहीं है। तो इसलिए इंडिया के पास क्या बेस्ट ऑप्शन है कि अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करे, WTO में जाए, वहाँ पे नेगोशिएशंस करे। और क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं अभी डेवलप हो रही हैं, ये पूरे तरीके से डेवलप नहीं है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को वैसे भी एथिकली प्रोटेक्शन दिया जाता है ताकि वहाँ के मार्केट ग्रो कर पाएँ, और उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज जो हैं अगर वो सिर्फ आकर इसको अपना एक मार्केट बना लेंगे तो फिर से ये कॉलोनी की तरह इस्तेमाल होने लगेगा। यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो होगा ही नहीं। तो ये इंटरेस्ट जो इंडियन कंपनीज के इंटरेस्ट में भी नहीं है, इंडियन इकोनॉमी के इंटरेस्ट में भी नहीं है कि इस तरह का कोई एस्केलेशन किया जाए, ट्रेड वॉर जैसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो। तो उसको अवॉइड करते हुए इंडिया ने लॉजिकल एक अप्रोच अपनाया कि ट्रेड नेगोशिएशंस किए जाएं और धीरे धीरे अपने ट्रेड को, अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जाए, दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड रिलेशंस बनाए जाए। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें थी। और अगर ऐसा भी डर बनाया जा रहा है कि क्या पता अगर ट्रंप शी जिनपिंग से मिल रहे हैं तो इन दोनों के बीच में ऐसी दोस्ती हो जाए जिससे इंडिया को नुकसान होना शुरू हो जाए। तो ऐसा बहुत मतलब वाइल्ड इमेजिनेशन भी किया जाए तो वहाँ भी शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल अलग आइडियोलॉजी है दोनों की। अगर एक साथ दोनों को देखा जाए तो दोनों की कंट्रीज़ का इकोनॉमी जो है वो लगभग 40% का है। मतलब वर्ल्ड का जितना भी जीडीपी है उसका 40% सिर्फ यूएस और चाइना का जीडीपी है। तो लगभग 200 कंट्रीज़ के बराबर ही सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं। So this is all about the trade dispute which was going on in these few months। और
अगले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि साउथ कोरिया में क्या ड्रामा चल रहा है, के ड्रामा जो हम लोग देखते हैं तो वो क्या है, और रशिया और यूएस के बीच में जो राइवलरी है वो साउथ कोरिया में क्यों देखी जा रही है, और जो न्यूक्लियर वेपन के बारे में अभी बात चल रहा है उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। मिलते हैं अगले पार्ट में।